हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर हाइड्रोजन। ये क्लास 11th का चैप्टर है और नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आप काफी इजीली उसको बना सकते हैं। 5 इयर्स का अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आराम से ये चैप्टर से मिल जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हाइड्रोजन वर्ड है ना, ये लेबोजियर द्वारा बताया गया, ठीक ना। और हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी है ये हेनरी कैवेंडिश द्वारा आपको 1766 में बताया गया है ना। तो देखिए, लेबोजियर ने हाइड्रोजन का नेम कैसे रखा, तो हाइड्रोजन को ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, ऐसा हम समझ सकते हैं। एक वर्ड है हाइड्रा और एक वर्ड है जेनस। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर और जेनस का मतलब है प्रोड्यूसर। मतलब वैसा एलिमेंट जो वाटर प्रोड्यूस करेगा उसको हाइड्रोजन बोलेंगे, और यही कंसेप्ट से लेबोजियर ने इसका नेम हाइड्रोजन रखा है ना। मतलब सिंपल समझिए, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में हम लोग हीट करें तो आपको वाटर बनने वाला है। उसके लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए, मतलब हाई पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और हम लोग हाइड्रोजन इजीली बना सकते हैं ना। इसके बाद से आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है और नेचर में ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। मींस आपको ये 70% अप्रॉक्स अर्थ क्रस्ट में ये मिलता है। इससे ज्यादा कोई भी एलिमेंट नहीं फाउंड होते हैं, सबसे ज्यादा आपको हाइड्रोजन है। और इसके 3 आइसोटॉप्स है। ये तीनों आइसोटॉप्स में ये डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम लोग अच्छा से स्टडी करेंगे कि इसके कौन कौन आइसोटॉप्स हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसको अच्छा से देखेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन के अंदर में मैं सबसे पहला पॉइंट बना सकता हूं कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। इट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है, और अगर हम लोग परसेंटेज का बात करें तो अप्रॉक्स ये 70% होता है ना। अगर हम लोग इसका सिंबल लिख ले, देखिए तो सिंबल बिल्कुल इजी है। इसके लिए आप H यूज करेंगे, और 18 सेंचुरी के आसपास में हाइड्रोजन के लिए बहुत डिफरेंट सिंबल हुआ करता था। लेकिन जब से IUPAC सिस्टम आया ना, तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, H यूज करेंगे। और इसका जो एटॉमिक नंबर है, जिसको हम लोग Z के द्वारा इंडिकेट करेंगे, ये 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 1:1 आएगा। और जब ये 1:1 है तो आपके पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये भी 1 हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में ये बात जरूर सिखाई होगी कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर सेल में 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। लेकिन जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 4 से ज्यादा होगा तो उसके लिए हम लोग 8 से माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी बैलेंसी भी क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं। एकदम सिंपल है ना। इसमें देखिए सॉरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में ना कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है ना। इसको मतलब मजाक के तौर पे हंसने के लिए हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल का ये सबसे आवारा एलिमेंट है। क्योंकि देखो, जो भी पीरियोडिक टेबल बना ना, ओडो विरेनर का हो, न्यूलैंड्स का हो, है ना, आपको नील्स बोर का पीरियोडिक टेबल हो, मोसली का जो कंसेप्ट हो, वो सारे एलिमेंट्स पे तो वैलिड हो जाते हैं। ओनली हाइड्रोजन पे ही ये रूल्स आपको वैलिड नहीं होता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे साइंटिस्ट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो रूल्स होता है उसको तोड़ देता है ना। तो इसलिए इसको हाइड्रोजन को 2 जगह पे रख दिया गया पीरियोडिक टेबल में। इसका कोई अपना डेफिनेट पोजीशन नहीं है। एक ये ग्रुप 1 में प्रेजेंट है और एक ग्रुप 17 में प्रेजेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन के कुछ कैरेक्टर ग्रुप 1 से भी रिजेंबल करते हैं और कुछ कैरेक्टर आपको ग्रुप 17 से रिजेंबल करते हैं ना। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि हाइड्रोजन का कौन कौन सा कैरेक्टर है जो ग्रुप 1 से रिजेंबल करता है, और हाइड्रोजन का कौन कौन सा कैरेक्टर है जो ग्रुप 17 से रिजेंबल करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे बना लेता हूं, रिजेंबलेंस कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। विथ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो देखिए, इसको स्टडी करते हैं अच्छा से। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का।
तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो बहुत आसान तरीका से लिख सकते हैं ना। देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो 1s1 आ जाएगा। और ग्रुप 1 के बाकी जो मेंबर्स हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है और फ्रांसियम है, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये मिलेगा आपको 2s1, इसका लिखे तो 3s1, इसका लिखे तो 4s1, इसका लिखे तो 5s1, ये 6s1 और ये 7s1 आएगा, है ना। ये मैंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा हुआ है ना। अगर आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अफबाउस के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखे हुए हैं। जैसे मैं एक सोडियम का करके दिखा दूंगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको लिखना चाहेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, है ना। ये इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमको यहाँ पे ये समझाना था आपको कि हाइड्रोजन के आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना उनके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन भी s1 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 है। तो ये पहला कैरेक्टर एग्जांपल होता है, इस वजह से हाइड्रोजन को इसके अंदर में रखा गया। अब कुछ कैरेक्टर डिफरेंट भी है, उसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। दूसरा बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ केटायंस। तो आप लोग ऑलरेडी पता है केटायंस क्या होते हैं ना, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आपको एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम लोग केटायंस बोल के चलते हैं ना। तो देखिए यहां पर आपको अगर आप लिथियम को लेके चलेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके लिथियम आयन बना सकता है। अगर हम लोग सोडियम को लेके चलेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके सोडियम केटायन बना सकता है। अगर हम लोग पोटेशियम को लेके चलें तो ये भी आपको केटायन बना सकता है। सेम रुबिडियम भी आपको Rb+ बना सकता है। सेम इसी तरह से सीसियम और फ्रांसियम भी बना सकते हैं। और यहां पर एक कंडीशन और समझ लीजिए, हाइड्रोजन कैसे केटायन बनाएगा। अगर आपने HCl लिख दिया ना, हाइड्रोजन कंडीशनल है, वो एनायंस भी बना देगा, है ना। तो केटायंस कब बनाएगा उसको सीख रहा है। तो इसके लिए हाइड्रोजन से एक हाईली नेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। देखिए हाईली नेगेटिव, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। कोई भी अगर हाईली नेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना तो इसकी नेगेटिविटी हाई होगी, जिस वजह से ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, ये हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसको विड्रॉ कर लेंगे। इस वजह से आपको क्लोरीन पे चार्ज माइनस शिफ्ट होगा और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री उस पे चार्ज क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। इसका मतलब है कि HCl का जब बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो H के ऊपर प्लस चार्ज मिलेगा और क्लोरीन के ऊपर क्या मिलेगा, माइनस चार्ज। हाइड्रोजन क्या कर सकता है, केटायन का फॉर्मेशन भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन है उसके साथ हाईली नेगेटिव एलिमेंट को अटैच कराना पड़ेगा, तभी जो है ये आपको पॉजिटिव चार्ज मींस केटायंस का फॉर्मेशन कर सकता है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसके बाद से 3 नंबर है, हम लोग इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, फिर उधर मिटाएंगे तो और आगे बढ़ते हैं। एक होता है देखिए रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स, इसको देख लेते हैं। देखिए जो आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग नेचर्स के होते हैं। कैसे रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स कांसेप्ट से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने जिंक ऑक्साइड को लेकर के चला है और इसका रिएक्शन सोडियम से करा देंगे ना, तो जिंक से हाईली रिएक्टिव सोडियम ये जिंक को हटा देगा और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके अकॉर्डिंग टू वैलेंसी Na2O और प्लस में आपको यहाँ पे जिंक बनने वाला है ना। आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो सोडियम के साथ में देखिए क्या हो रहा है, बताइए, ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रहा है ना। तो अगर किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये प्रोसेस कहलाता था ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस का नेम क्या है बताइए, ऑक्सीडेशन। और जिस एलिमेंट की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है ना उसका नेम हम लोग क्या रख देते हैं बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो सोडियम है ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सेम हाइड्रोजन भी ऐसा करेगा। देखिए मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने PbO को लेके चला है ना, कोलंबस ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन के साथ में करा देंगे तो ये ऑक्सीजन क्या होगा,
हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके ये वाटर बना लेगा और पीवी को बाहर कर देगा। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है बताइए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर में ये पार्टिसिपेट हो रहा है। तो जब ये ऑक्सीडेशन के अंदर में पार्टिसिपेट हो रहा है तो हाइड्रोजन जो हमारा रिएजेंट हुआ ना, इस रिएजेंट का नेम हम लोग रख देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी शो करता है ना, मतलब ऑक्सीजन को उसके ऑक्साइड से इजिली क्या कर सकते हैं बताइए? बाहर कर सकता है। तो ये आपको कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन के ग्रुप 1 के साथ में क्या हो रहे हैं बताइए? रिजेंबल्स हो रहे हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सारे आसान आसान है। और भी आगे देखते देखिए, आप लोग ये वीडियो को पॉज करके इसको लिखते रहेंगे, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं अब कौन कौन सा कैरेक्टर है जो आपको हैलोजेंस के साथ में मैच होगा, उसको सीख लेते हैं। हैलोजेंस का मतलब हो गया ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ में कौन कौन से कैरेक्टर रिजेंबल होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सारे कैरेक्टर ग्रुप 1 से मैच नहीं होते हैं, कुछ कैरेक्टर डिफर भी होते हैं। जैसे डिफरेंट वाला मैं बोल के समझा देता हूं, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, एकदम आसान सा होगा कि हाइड्रोजन जो है ना, इसका साइज काफी स्मॉल होता है, जबकि बाकी के जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, उनका साइज थोड़ा सा लार्ज होता है। ये डिफरेंट है ना। ग्रुप 1 एलिमेंट्स का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। बाकी जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनका हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है ना। तो इसका मतलब ये कुछ कैरेक्टर है जो डिफर भी होते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं आप ग्रुप 17 के साथ में कौन कौन सा कैरेक्टर रिजेंबल करेगा, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख देता हूं रिजेंबलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 17 ग्रुप 17 के साथ में कौन कौन सा कैरेक्टर है जो रिजेंबल करेगा, उसको सीखते हैं। देखिए तो इसमें सबसे पहला बना लेते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका मैच नहीं करेगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं सबसे पहला पॉइंट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी किस तरह से मैच करेगा इसको सीखिए, ठीक है। जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है बताइए? 1 होती है। और ग्रुप 17 के जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी वैलेंसी भी 1 होगी। ग्रुप 17 में मेनली कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताइए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा। इन सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो इसका वैलेंसी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी आपको 4 से ज्यादा होगा तो वैसे केस में हम लोग 8 से माइनस कर लेते हैं, तो ये आपको 8 - 7, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और हाइड्रोजन जो है इसका तो कॉन्फ़िगरेशन 1:1 ही है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 है तो इसकी बैलेंसी भी कितनी हो जाने वाली है बताइए? 1 हो जाने वाली है ना। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। दूसरा पॉइंट इसमें बी नंबर मेंशन कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। देखिए अब ये फॉर्मेशन ऑफ एनायंस भी करेगा हाइड्रोजन। अब ये उधर में पॉजिटिव आयंस भी बना रहा था और फिर नेगेटिव आयंस भी बनाएगा, तो नेगेटिव आयंस के लिए केस इसमें अलग होते हैं, उसको आप समझ लीजिए। नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन ये कब करेगा? इसके लिए देखिए इसमें क्या कंडीशन है कि आपको इसको एक पॉजिटिव मेटल के साथ में अटैच होना पड़ेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन सोडियम के साथ जुड़ गया तो सोडियम आपका एक हाईली पॉजिटिव मेटल है ना। तो ऐसे केस में मेटल डोनर होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। तो ये सोडियम जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये चला जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव और सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा बताइए? पॉजिटिव। तो यहां से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ये NaH है, तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो सोडियम प्लस के फॉर्म में जाएगा और हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में जाएगा बताइए? माइनस के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन यहां से क्या कर सकता है? नेगेटिव आयंस या एनायंस का भी फॉर्मेशन इजिली कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट सी नंबर, हम लोग देख लेते हैं इसमें एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी का जब बात करेंगे ना तो समझिए, जैसे जितने भी हैलोजेंस हैं सारे के सारे हैलोजेंस ना ये डाई एटॉमिक हुआ करते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब ये नेचर में 2 एटम को लेकर के एग्जिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में मैं लिख देता हूं, जैसे फ्लोरीन नेचर में F2 होगा, Cl2 होगा, Br2 होगा, फिर आपको I2 होगा। सेम इसी तरह से
हाइड्रोजन भी आपको कौन से फॉर्म में मिलने वाला है बताइए, S2 के फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर भी, एटॉमिसिटी वाला कैरेक्टर भी इसके साथ में क्या हो रहा है बताइए, इजिली मैच हो जा रहा है। इसके बाद से डी नंबर देख लीजिए, इसमें अब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर्स को शो करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर को ये कैसे शो करेगा इसको जान लीजिए। जैसे जस्ट इसके ऊपर में ये रिड्यूसिंग नेचर को बता रहा था, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बताएगा। अगर क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये क्लोरीन माइनस बनाएगा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये जो रिएक्शन होती थी ना, इसका नाम रिडक्शन बोलते थे। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसको डोनेट कर रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते थे। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है उस एलिमेंट को हम लोग बोला करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और एक और हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहां पे जितने भी हैलोजन से जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को शो करते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है। ऐसा क्यों होता है, रीजन पूछा जाता है, तो उसको हम लोग पी ब्लॉक में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। अगर आप इसी कंसेप्ट से हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो हाइड्रोजन नेगेटिव बनाएगा, तो हाइड्रोजन भी यहां से कौन सा एजेंट हो गया बताइए, इसको भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इजिली बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ में क्या होते हैं, रिजेंबल होते हैं, है ना। अब कुछ डिफरेंट भी है। जैसे देखिए हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, हैलोजन्स के जैसा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और हाइड्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स का बात करें वो बहुत ही कम होगा, जबकि हैलोजन्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स क्या होता है, ज्यादा होता है। और नेगेटिविटी का बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो डिफर भी है ना, सारे के सारे सेम नहीं है लेकिन मैक्सिमम सेम है। इसलिए हैलोजन को ग्रुप 17 में भी रखा जाता है और फिर उसको ग्रुप 1 के साथ में भी प्लेस किया जाता है ना। इसका कैरेक्टर दोनों जगह पे मिलता है, ठीक है। तो अब सीखते हैं कि आखिर हाइड्रोजन को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, कैसे उसको रेडी करेंगे। तो इसके लिए अब हम लोग ये साइड हेडिंग बनाएंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। देखिए इसको सीखते हैं। तो मैं ऐसा साइड हेडिंग बना लेता हूं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कैसे ये होगा इसको। तो सबसे पहला मेथड होता है कि अगर किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर मेटल से करा दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस बनेगी एकदम। हम लोग इसको 9th-10th क्लास में सीखे हुए थे ना। तो सबसे पहला ही मैं इसमें बना लेता हूं, पहला ए नंबर जो पॉइंट है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। देखिए मेटल्स का रिएक्शन किससे करा ले रहे हैं बताइए, एसिड्स के साथ करा रहे हैं, ठीक है। और इसमें समझिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जिंक का रिएक्शन मान लीजिए हमने H2SO4 के साथ में करा दिया और जिंक की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है ना। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे हीट, इसको आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस को हीट करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल है, जिंक मेटल है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, SO4 के ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो ZnSO4 के साथ में अटैच होके आपको ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज कर देगा, है ना। अगर हम क्या करें, यहाँ पे कैल्शियम को लेके चले और इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ में करा देते, इसको भी हीट करना पड़ेगा, है ना। अब कैल्शियम कम रिएक्टिव इसलिए हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम प्लस H प्लस SO4 माइनस, तो कैल्शियम SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा CaSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर यहां से निकल जाने वाली है। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे सोडियम को लेके चले, H2SO4 के साथ में इसका रिएक्शन करा दे, देखिए तो ये सिंपल बनेगा, इसमें हीट नहीं करना पड़ेगा। सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो सोडियम प्लस जाकर के अटैच्ड किसके साथ होगा बताइए, SO4 माइनस के साथ। तो सोडियम की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी 2 होती है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 प्लस बाहर में निकल जाएगी कौन सी गैस बताइए, हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाएगी। अगर आपने सोडियम का रिएक्शन मान लीजिए HCl से करा दिया तो H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na और Cl मिलके बना लेगा NaCl और फिर यहां से H2 गैस बाहर निकलेगी। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या डाल देंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो क्लोरीन को भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। बैलेंसिंग आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, एकदम आसान होता है ना। तो किसी भी मेटल को ना
आप एसिड में डाल दीजिए। अगर मेटल कम रिएक्टिव है तो उसको हीट कर दीजिए, हाईली रिएक्टिव है तो हीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है, सीधे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, तो पहला मेथड है, आप एकदम आराम से बना सकते हैं। सेकेंड नंबर मैं कर देता हूं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अगर हम लोग मेटल का रिएक्शन किससे करा दे बताइए, वाटर के साथ में करा दे। ठीक है, अब जो भी केमिकल रिएक्शन होती है ना अकॉर्डिंग टू बैलेंसी होती है, तो आप बैलेंसी के कंसेप्ट को याद रखेंगे। नेगेटिव रेडिकल्स पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, उनकी बैलेंसी क्या है। जैसे जिंक की बैलेंसी 2 होती है, SO4 सल्फेट रेडिकल है, उस पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है ना, मैंने बॉन्डिंग में इसको ऑलरेडी सिखाया होगा। इसकी बैलेंसी 2 है, इसकी बैलेंसी 2 है, बैलेंसी कैंसिल आउट हो जाएंगे, काउंटर बैलेंस हो जाएंगे और ZnSO4 का प्रोडक्ट बन जाता है ना। इसमें कैल्शियम का भी 2 था, इसमें सोडियम का 1 था, इसका 2 था, तो Na2SO4 बना। मेनली जो इनऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शन से अकॉर्डिंग टू बैलेंसी ही होती है, तो बैलेंसी को अगर आपने ठीक ठाक याद किया है तो आराम से सब हो जाने वाला है। यहाँ पे मेटल का रिएक्शन हम वाटर से कराने वाले हैं, तो अगर सोडियम को H2O के साथ में रिएक्शन करा दे ना, देखिए तो सोडियम जो है वाटर के टुवार्ड्स हाईली रिएक्टिव है, तो हीट करने की कोई नीड नहीं है। सोडियम प्लस जाकर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये Na2O बनाएगा, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। अगला स्टेप में होता गया है कि जो Na2O है ना, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब एक और आप बैलेंस कर लीजिए, दोनों तरफ एटम को देख लेंगे कौन कितना कहां है ना, इजीली बैलेंसिंग हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बस 2 सोडियम कर देने से बैलेंस हो गया, है ना एकदम। आप इसको लैब में बहुत बार एक्सपेरिमेंट को किए होंगे कि किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को, खास करके जो ग्रुप 1 के है ना, जो हम लोग के क्या होते हैं अल्कलिस मेटल है, उनको पानी के अंदर में डालेंगे तो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। अगर सोडियम को पानी में आपने डाल दिया तो उसमें एक ब्लास्ट होता है ना, आग लग जाएगा, सोडियम उसमें राउंड राउंड करके घूमता है, फिर एक ब्लास्ट होगा और एक गैस निकलेगी, वो गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा मेथड है वो जिंक को H2SO4 से रिएक्शन करके हम लोग हाइड्रोजन गैस को बना लेते हैं। ठीक है, अगला भी बहुत सारा इसमें प्रोसेस है, देखिए आप लोग इसको कॉपी करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके जब मैं वहां लास्ट तक लिख लूंगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को कॉपी कर लीजिए, ठीक ना। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, आप पोटेशियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ में करा दे ना, देखिए K+H2 अगर इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करा दे तो ये K2O बनेगा और फिर आपको हाइड्रोजन गैस निकल जाने वाली है ना। और फिर सॉल्यूशन के अंदर में K2O जो है ये KOH के फॉर्म में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में चेंज कर जाएगा। आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 यूज करना पड़ेगा, 2 यूज करने से इजीली क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये मेथड है। देखिए अगला हम लोग C नंबर डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग बना सकते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने लिख दिया फ्रॉम कार्बन, कार्बन से कैसे बनाएंगे इसको देखिए। ठीक है, तो अब कार्बन को आपको वाटर के साथ में ना एक्सट्रीमली हीट करना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं यहाँ पे करता हूं, कार्बन को लेके चलूंगा यहाँ पर और इसको वाटर के साथ में ना अप्रोक्स 1270 आपको 1000 से ऊपर ही टेम्परेचर रखना है। अगर आप इतना टेम्परेचर पे इसको एक्सट्रीमली हीट करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2 बनाने वाला है ना। और इसी को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को नाम देते हैं, देखिए इसको वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है, या इसका एक और नाम है, इसको सिंथेसिस गैस भी हम लोग बोला करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर आपको प्रेशर और टेम्परेचर पे CO और H2 जो है ना मेथनॉल का फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे हम लोग कार्बन को वाटर के साथ में एक्सट्रीमली हीट करके ना यहाँ पर भी हम लोग H2 को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए D नंबर में प्रोसेस लिख देता हूं, लीन्स प्रोसेस। लीन प्रोसेस में आप कैसे बना सकते हैं इसको भी सीख लीजिए। इसको आपको आयरन के ऊपर में ना स्टीम डालना है, H2 आयरन के ऊपर में जब आप स्टीम डालेंगे तो ये आयरन का देखिए ऑक्साइड बनेगा Fe3O4 और बाहर इसमें से H2 गैस निकलेगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए तो लीन प्रोसेस है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड नंबर मैं यहाँ पे E लिख देता हूं, बूस्ट प्रोसेस। इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए जितने सारे नेम्स प्रोसेस है ना,
इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें क्या करता है, रिएक्शन को दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा उस साइंटिस्ट का नेम और बताना होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो अगर सारे रिएक्शंस को आप याद किए हुए तो काफी इजीली आप बना सकते हैं। देखिए बोस्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपको लेके चलेंगे C+H2 और फिर इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करा देंगे, है ना। मतलब देखिए सिंपल है, CO प्लस जो O2 है इसको हमको बोलना है ये वाटर गैस है, या इसको आप कौन सी गैस बोल सकते हैं बताइए, इसको सिंथेसिस गैस या सीन गैस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल इसमें होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, CO और ऑक्सीजन मिलके आपको ये बना लेने वाला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी आपको इसमें H2 सारा का सारा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको ये मिक्सचर्स मिल रहा है, किसका किसका मिक्सचर मिल रहा है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन का मिल रहा है। तो यहां से हम लोग को हाइड्रोजन को सेपरेट करना है। तो हाइड्रोजन को सेपरेट करने का ये तरीका होता है कि आप इस मिक्सचर्स को एक कंटेनर में ले लीजिए, सिंपल सा। जैसे मैं क्या करूंगा, इसको अगर सेपरेट करना होगा तो एक हम लोग कंटेनर ले लेंगे और इस कंटेनर में इस मिक्सचर्स को डाल देंगे। मिक्सचर में क्या होगा बताइए, CO2 और H2 का मिक्सचर है, इसको इसमें रख लेंगे और इसमें मिलाएंगे वाटर, और वाटर मिला करके यहाँ पे जो प्रेशर है ये 25 atm कर देंगे। ऐसा करने से क्या बेनिफिट है कि 25 atm पे CO2 पानी के अंदर में डिसॉल्व कर जाएगा। आराम से 25 atm आप प्रेशर को करिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वाटर के अंदर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट है, इजीली उसको आप बाहर कर सकते हैं ना। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। 25 atm जो प्रेशर होता है ना, आप नॉर्मली इसका बहुत सारा एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 को हम लोग डिसॉल्व कराते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो बॉटल का प्रेशर है वो भी आपको 25 atm होता है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे बोस्ट प्रोसेस में, है ना। ऐसा हम लोग करते हैं, CO2 और H2 को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर्स में पानी डाल के, वाटर डाल करके प्रेशर को 25 atm कर देना है, और हाइड्रोजन काफी लाइटेस्ट एलिमेंट होने की वजह से इसलिए उसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस को आप दिमाग में रखिए। इसके बाद से हाइड्रोजन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का जो फिजिकल कैरेक्टर्स है ना, एकदम सिंपल है, आप याद रखिए। इस गैस के पास जनरली कोई भी कलर नहीं है ना। और अगर ओडर का बात करें तो जब लैब में बनाते हैं तो एसिड की वजह से इनमें एक पंजेंट ओडर होता है, लेकिन जनरली हम लोग इसको ओडरलेस भी मान के चल सकते हैं। और बहुत ही हल्की गैस है, काफी लाइटर गैस है, इसलिए बैलून के अंदर में इसी को भरा जाता है ना। एयर से हल्की है, तभी तो बैलून जो है आपको कब फ्लाई करता है ना। तो ये बैलून को भरने, मतलब बैलून भरने में आपको H2 गैस का यूज करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या बोले, ऐसे वेट बहुत कम है, एक लाइटेस्ट ये गैस है, इस वजह से इसको बैलून में भी यूज करते हैं हम लोग, है ना। मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब ये किस टाइप से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना, उसी को देखने वाले, है ना। तो मैं यहाँ पे साइड हेडिंग बना लेता हूं, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ये किस टाइप से केमिकल रिएक्शंस को करेगा उसको सीखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम बना लेते हैं इसमें, रिएक्शन विथ यहां पर लिख देते हैं, मान लीजिए मेटल से करा देते हैं, है ना। या रिएक्शन विथ सबसे पहले हैलोजन से देखते हैं, मेटल्स वाले को फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास सिंपल है, अगर H2 का रिएक्शन अगर हम लोग X2 के साथ में करा दें तो ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, इसके लिए आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हैलोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो ये आपको HX बनेगा, जिसको हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप H2 का रिएक्शन मान लीजिए कि Cl2 से करा दिए, इसको हीट करिए, ये 2HCl आपको बन जाने वाला है सीधा का सीधा। H2 का रिएक्शन F2 से कराइए। अब इसमें ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है। आप H2 का रिएक्शन अगर I2 से कराएं तो ये आपको बन जाएगा 2HI बन जाएगा। यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो रिएक्टिविटी आपको पूछी जाती है, इसको याद रखेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड
टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो इस रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस है इसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे जो हाईली रिएक्टिव है ये F2 है, Cl2 है, फिर Br2 है, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स हाइड्रोजन वो किसका हो जाएगा बताइए, I2 का हो जाएगा। तो इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं ऐसे लिख देता हूं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर आपने क्या किया यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिया ना, H2 प्लस O2, इसके लिए टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, अप्रॉक्स में ना 1273 केल्विन, एक्सट्रीमली हीट करना है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी भेजते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से भी हम लोग इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन करके आपको सीधे बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और होता है, देखिए मेथड, इसको समझ लीजिए। जैसे हम लोग ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोग वाटर के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इजिली हाइड्रोजन गैस को बना सकते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे ये छोटा सा मेथड होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे ना, तो किस टाइप से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसको समझ लीजिए। आपको वाटर को लेके चलना है और उसमें 2 टर्मिनल को फीड कर देते हैं हम लोग। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग वाटर को रखेंगे और इसके अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। और हमेशा ये चीज ध्यान में रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डीसी होनी चाहिए, डायरेक्ट करंट एसी से इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये टर्मिनल अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी प्लस होगा, ये टर्मिनल माइनस होगा, तो इधर से ये प्लस टर्मिनल बनेगा, ये माइनस टर्मिनल बनेगा। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जो टर्मिनल लेफ्ट साइड में होता है इसका नाम एनोड देना है, वो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो राइट साइड का टर्मिनल है ये क्या है बताइए, कैथोड है, सिंपल सा, है ना। तो देखिए जब आप क्या करेंगे, H2O के अंदर में करंट को पास कराएंगे ना, तो H प्लस के फॉर्म में टूटेगा या 2H प्लस के फॉर्म में टूटेगा और O आपका -2 के फॉर्म में टूटेगा। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो रिवर्सिबिलिटी का आप सिंबल दिखा सकते हैं। तो सिंपल समझिए, एनोड के ऊपर कौन जाके डिपॉजिट होगा, माइनस वाला, मतलब ऑक्सीजन आपको मिलेगा एनोड के ऊपर और हाइड्रोजन किसके ऊपर मिलेगा बताइए, कैथोड के ऊपर। तो इस मेथड को भी ध्यान में रखेंगे। अगर H2 और O2 को काफी एक्सट्रीमली अगर आपने हीट किया तो आपको वाटर बन जाएगा, और वाटर का अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया ना, तो आपको कैथोड के ऊपर कौन सी गैस मिल जाएगी बताइए, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, है ना। और इसका रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसका एक्सेप्ट करेगा, O-2 का। O-2 क्या करेगा बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो आप चाहें तो इसके रिएक्शंस को भी बना सकते हैं, आप इधर का कॉपी कर लेंगे। मैं ये वाला रिएक्शन यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट करके मैं इसको मेंशन कर देता हूं। अगर आपको बोला जाए कि इसमें कैथोड रिएक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या करें बताइए, एनोड रिएक्शंस को बना ले। एनोड रिएक्शन कैसे इसमें होने वाला है, तो जो O-2 है ये चेंज करेगा 1/2, यहाँ पे O2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। उसके बाद से जो 2H प्लस है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो रहे हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें चेंज कर सकता है, हाइड्रोजन में चेंज कर सकता है। और यही हम लोग का कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बताइए, कैथोड रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इस मेथड से भी हम लोग इजिली कर सकते हैं ना, उसका रिवर्स भी पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको बता दिया। देखिए 3 नंबर हम लोग क्या करते हैं, इसमें और सीख लेते हैं। जैसे रिएक्शन विथ यहाँ पे मान लीजिए हैलोजेंस हो गया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सीधे मेटल्स, मेटल के साथ में ही रिएक्शन करा देते हैं। देखिए मेटल से कैसे रिएक्शन करेगा, देखिए जब ये मेटल से रिएक्शन करेगा ना, तो मेटल का हाइड्राइड बनाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि ये ग्रुप 1 के मेटल से रिएक्ट करे, तो जैसे लिथियम का बैलेंस Eb1, इसका बैलेंस Eb1, तो लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। अगर सोडियम से करा दे तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, कैल्शियम से कराए तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा, पोटेशियम से कराए तो पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम से कराए तो मैग्नीशियम हाइड्राइड, है ना। एल्यूमिनियम से करा दे तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। देखिए डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स ये इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाता है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट आपको प्योर मेटल होते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आप ध्यान में रखेंगे कि खास करके इसमें ग्रुप 6, 7, 8 और 9, है ना, ये 4 ग्रुप, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स,
विथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ में हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और इसमें एक्सेप्शन आता है, एक चीज एक्सेप्शन याद रखेंगे, क्रोमियम हाइड्राइड्स को बना सकता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्रोमियम आपको इजिली ये ट्राई हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए हैलोजेंस जो है ना, मतलब सॉरी यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो मैक्सिमम केस में ना हाइड्राइड्स बना लेते हैं। बस आपको डी ब्लॉक वाला में कुछ एक्सेप्शन है जिसको आपको दिमाग में रखना है। ग्रुप 6, 7, 8, 9 ये सारे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे और इन्हीं ग्रुप्स में ये क्रोमियम होता है, जबकि क्रोमियम क्या कर सकता है, हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर। अब ये 4 नंबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला इसमें टॉपिक ले लेते हैं। देखिए ये जनरल में यहां लिखता हूं, समझिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। इसको देखते हैं ये कैसे हाइड्राइड्स बना सकते। अभी हम लोग देखें मेटल के साथ में ना, अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल से करा दे तो मेटल हाइड्राइड्स इजीली बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन और भी डिफरेंट हाइड्राइड बना सकता है। इंटरटिशियल हाइड्राइड बना सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड बना सकता है। तो वो कैसे होते हैं उसको सीख लेते हैं। देखिए हम लोग के पास क्या है, समझिए मेनली जो हाइड्राइड्स होंगे ना, देख लीजिए इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड्राइड्स को 3 टाइप में रख सकते हैं और ये 3 टाइप्स कौन कौन होंगे इसको सीख लीजिए। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन्स एफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड बोल सकते हैं। और जो सेकंड है इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बोल सकते हैं। और एक अगला जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। तो हम लोग के पास बेसिकली ये 3 टाइप के हाइड्राइड्स मिलते हैं आपको, है ना। तो देखिए इसमें समझिए इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं NH3 का, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्डिंग करेगा इजिली, तो इसके पास पूरे के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन से बॉन्डिंग के बाद ना इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड्स के अंदर में ये आएगा। ठीक है ना। देखिए इसके बाद से अगर आप इसी तरह से PH3 का एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे PH3 में भी 2 आपको क्या होंगे बताइए, लोन पेयर इजिली बच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का मतलब है कि कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए, जितने आपको इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बॉन्डिंग में आ जाना चाहिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4 का 4 इजिली बॉन्डिंग के अंदर में पार्टिसिपेट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड इसको बोलेंगे, है ना। इसी तरह से आप सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड या सिलिकॉन हाइड्राइड का भी एग्जांपल बना सकते हैं, ये मेथेन था। ठीक है, मतलब आप ये समझ करके चलिए कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स, अगर हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट्स का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दे तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनने के चांसेस होंगे। और अगर आपने ग्रुप 15 एलिमेंट्स का इसका रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन के साथ में करा दिया ना +H2, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड्स बनने के आपको चांसेस होते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कब बनेगा, आपने अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट को लेकर के चला, देखिए ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को अगर आपने हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिया तो आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनेंगे। ये कैसे होते हैं समझिए, जैसे B यहाँ पे BF3 से मैं BH3 बनाऊंगा। देखिए इस तरह से अगर बोरॉन से 3 हाइड्रोजन को हम लोग अटैच करा देना, ग्रुप 13 का एलिमेंट्स क्या होता था, पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है। तो बोरॉन को अगर हाइड्रोजन से कराइए तो B के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों का तीनों बॉन्डिंग कर लेगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अंदर में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि अगर ग्रुप 15 का है तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बनाएगा, अगर 14 का है तो प्रिसाइज बनाएगा, और 13 का है तो क्या बनाएगा बताइए, डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाता है। तो एकदम ये आसान था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, है ना। इसको आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट हम लोग सीधे इसमें सीखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है उसको देख लेते हैं। ठीक है,
या यहां से एक टॉपिक और छोटा सा है, उसको आप ध्यान में रखिए, फिर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन पे हम लोग चलेंगे, ठीक ना। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आखिर में हाइड्रोजन कौन कौन से आइसोटोप्स को बनाता है, फिर इसके कंपाउंड्स पे चले जाते हैं ना। देखिए हाइड्रोजन के मेनली 3 आइसोटोप्स है। ए नंबर में लिख सकता हूं प्रोटियम, और प्रोटियम को प्रोट्रियम भी बोला जाता है, इसका सिंबल है H11, ऐसा लिखेंगे। जो बी नंबर है इसको ड्यूटेरियम बोला करते हैं, और इसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे H12 लिखेंगे, और जो सी नंबर है इसको हम लोग ट्राइट्रियम लिख सकते हैं, और इसके लिए आप जो सिंबल यूज करेंगे H13 ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आइसोटोप्स का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मास नंबर डिफर होना चाहिए, वो सारे आइसोटोप्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्रोटियम जो है ये आपको मोस्ट एबंडेंट है, नेचर में 99.8% ये मिलता है, ठीक है। इसका जो एबंडेंस है ये आपको 0.016% के आसपास होता है, और ये रेयरर है, ये आपको 10⁻⁻50%, बहुत ही कम मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें ये जो ड्यूटेरियम है ना, इसी का हम लोग यूज जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन बम बनाने में ना, ड्यूटेरियम वगैरह का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए इसमें मेनली कंसेप्ट क्या है, यहां से तो एक क्वेश्चंस बनते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके अंदर में कितना है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग बता सकते हैं, अगर इसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो Z = 1 लिख सकते हैं, और इसका मास नंबर भी क्या है बताइए, 1 है। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स डेफिनेशन कि किसी भी सिंपल में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब Z = P = 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास क्या होने वाले, 1 होने वाले हैं। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, A = P + N, तो A भी 1 है, A मतलब मास नंबर है ना, मास नंबर 1 है, P भी 1 है, N अगर निकालेंगे तो इसलिए N = 1 - 1, ये क्या मिलेगा बताइए, 0। मतलब आपको प्रोटियम में किसी भी टाइप के न्यूट्रॉन्स नहीं होने वाले हैं, 0 न्यूट्रॉन्स है, ऐसा इसमें बोल के चल सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद से अगला इसमें ड्यूटेरियम में देख लेते हैं। Z = 1 है तो P = 1, E = भी 1 होगा। इसके लिए A जो है 2 है, तो अगर आप A निकालें तो A - P कर दीजिए, 2 - 1 तो ये 1। देखिए इसके पास क्या होंगे बताइए, 1 न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं। अगर ट्राइट्रियम का बात करें तो इसके लिए Z 1 होगा, और इसके लिए P भी 1 हो जाएगा, E भी 1 हो जाएगा, तो A का वैल्यू 3 होगा, तो इसलिए अगर आप A निकालें तो A - P तो 3 - 1, इसके पास कितना होगा बताइए, 2 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। आप जान लेते हैं देखिए कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो देखिए जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका प्रोटियम है। ऐसा क्यों है मैं इसको भी बता देता हूं, फिर आपको ट्राइट्रियम है। देखिए कोई भी रिएक्टिविटी जो डिसाइड होती है ना, BDE से डिसाइड होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम, क्योंकि जो जितना जल्दी टूटेगा ना उतना जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा। तो देखिए जो BDE है ना वो सबसे ज्यादा किसका होगा बताइए, ये सबसे ज्यादा हो जाता है आपको ट्राइट्रियम का, क्योंकि उसका मास नंबर ज्यादा है, तो उसको तोड़ने में ना एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट को आप लोग यहां से याद रख सकते हैं, जो ज्यादा टफ भी नहीं है, एकदम आराम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से एक और टॉपिक होता है यहाँ पे छोटा सा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये सब काफी छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन को ना बेसिकली हम लोग 2 टाइप में रख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स है, नेसेंट हाइड्रोजन, ऑक्लूजन हाइड्रोजन, सब हम लोग रखते हैं, लेकिन बेसिकली इसका 2 टाइप हम लोग बना सकते हैं। ये 2 टाइप कौन कौन सा है देखिए, एक है ऑर्थो हाइड्रोजन और एक को बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोजन, है ना। 2 टाइप पहले समझ लेते हैं। देखिए ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है, देखिए ये हम लोग का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और इसमें तो एक ही ऑर्बिट होने वाली है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन में है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो एक ही तो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को भी क्लॉकवाइज मानेंगे, है ना। इसका मतलब कि स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन, देखिए अगर स्पिनिंग ऑफ जो प्रोटॉन्स है अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको आप ऑर्थो हाइड्रोजन बोलेंगे।
पैरा हाइड्रोजन में इसका उल्टा हो जाता है। अगर स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 प्रोटॉन है, इसके अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एंटी क्लॉक हो जाए मतलब स्पिनिंग ऑफ जो प्रोटॉन है इसको अगर आपने एंटी क्लॉक बना दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा हाइड्रोजन बताइए, पैरा हाइड्रोजन बोलेंगे, है ना। तो ये सिंपल से कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी ना हाइड्रोजन के 1-2 टाइप्स हो जाते हैं जिसको मैं बता देता हूं, काफी छोटे कंसेप्ट्स हैं, आप इसको ध्यान में भी रख सकते हैं, आसान है। देखिए एक और टाइप आप ऐसा रखेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। देखिए नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, इसी को हम लोग बोला करते हैं कौन सा हाइड्रोजन बताइए, एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना तो हाइड्रोजन जिस फॉर्म में पार्टिसिपेट होता है उसी को हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन बोल के चलते हैं। अगर हम लोग H2 को देखिए ब्रेक करें तो ये ऐसे नेसेंट हाइड्रोजन में या एक्टिव हाइड्रोजन में क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ये जो बड़ा बॉक्स होता है ना ये एक्टिव मास को इंडिकेट करता था, तो इसको आप एक्टिव हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ऑक्लूजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्लूजन ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑक्लूजन हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए ऑक्लूजन हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन के पास एक टेंडेंसी है ना कि एक गैस है तो किसी भी गैस में ये टेंडेंसी होगी ही कि अगर किसी पोरस पेपर को लेके चलिए ना तो उसमें ये इजिली एब्जॉर्ब हो सकता है। याद करिए एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, है ना। अगर आप प्लेटिनम मेटल्स को लेकर के चलेंगे ना, देखिए मान लीजिए कि हमने ये मेटल प्लेटिनम पीटी मेटल को ले लिया, तो प्लेटिनम मेटल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरटीशियल स्पेस होते हैं। अब इंटरटीशियल स्पेस क्या है, आप याद करिए सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ाया होगा कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपको प्रेजेंट है ना या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इनके बीच में जो खाली प्लेसेस है ना इसी को हम लोग इंटरटीशियल प्लेस या इंटरटीशियल स्पेस बोलते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है कि अगर कोई पोरस एरिया है तो उसमें हाइड्रोजन गैस इजिली एब्जॉर्ब हो सकती है ना। तो जब हाइड्रोजन गैस इसमें एब्जॉर्ब होगी उसी का नेम है आपको ऑक्लूजन हाइड्रोजन। और इसको हम लोग स्टडी किए थे सरफेस केमिस्ट्री एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड में, हम लोग इसको अच्छा से डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ इससे क्या बेनिफिट होने वाला, देखिए ऑक्लूजन हाइड्रोजन का जो यूजेस हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो अगर हमको हाइड्रोजन को स्टोर करना हो ना तो ये वाला प्रॉपर्टीज बहुत काम आने वाली है। मेटल्स के अंदर में जो पोरस पार्ट है उसमें हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ना, क्योंकि फ्यूल को स्टोर करना ना एक बहुत बड़ा ये चुनौती होता है कि किस तरह से फ्यूल को स्टोर किया जाए। जैसे जो पेट्रोलियम से उनको स्टोर करने के लिए ना अंडरग्राउंड बड़े बड़े टैंकर्स बनाए जाते हैं जिसमें हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को अर्थ के ऊपर ही हम लोग मेटल में एब्जॉर्ब करा के क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं ना। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। अब सीधे हम लोग आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, ये है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कि हाइड्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड पॉसिबल है इसको सीख लेते हैं। देखिए कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या क्या हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हो सकते हैं इसको देखिए। इसमें आपको जो सबसे पहले स्टडी करना है ये जानना है वाटर के बारे में, ठीक है। और बी नंबर लिख देता हूं मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को सीख लेना है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के बाद ड्यूटेरियम को सीख लेना है, ड्यूटेरियम किस टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है इसको जान लेना है, ठीक है। देखिए एकदम नॉर्मल है, 3 को पढ़ने के बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वाटर, ठीक है। तो देखिए वाटर को कैसे हम लोग बनाएंगे लैब में, ठीक ना, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो सकती है, वाटर में हार्डनेस किस वजह से होता है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इसमें कंपाउंड्स के अंदर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को पता भी होगा वाटर जनरली बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ना आपको वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल प्यूरिफाई करके उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लेबोरेटरी मेथड्स भी होते हैं, इन लेबोरेटरी मेथड से भी वाटर को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, साइड हेडिंग बना लेते हैं वाटर। देखो वाटर का इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एकदम आसान सा है। अगर आप इसका MF लिखना चाहे, MF मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये वाटर होगा, है ना, ऐसे H2 होगा वाटर का फॉर्मूला, ठीक है।
इसका देखिए अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाले ना, तो देखिए इसमें सबसे पहले समझ लीजिए इसकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आने वाली है, और ये स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ढूंढना है आपको। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने दिखाई दे रहे हैं बताइए? 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ इसमें लोन पेयर्स कितने दिखाई दे रहे हैं? पेयर्स में चेक करना है तो 2 पेयर दिखाई दे रहा है। दोनों को सम कर दीजिए, तो ये मैंने पहले ही आपको सिखाया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा। देखिए तो ये 4 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने से हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलती है बताइए? sp3 मिलती है ना। अब यहाँ पे लोन पेयर है तो नॉर्मल तो हम लोग sp3 टेट्राहेड्रल शेप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसके लिए VACPR थियरी को लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू VACPR थियरी, अगर आप VACPR थियरी से चले ना, तो VACPR थियरी के अकॉर्डिंग जितना सिग्मा बॉन्ड है उसी को बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो BP आपके पास 2 हो गया, LP 2 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का sp3 है, ये केस है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो शेप होगा ये कौन सा शेप हो जाएगा बताइए? V शेप बन जाता है। ठीक है, अब देखिए V शेप किस टाइप का होगा, मैं यहां पे बना देता हूं। ऐसा इसका कुछ शेप होने वाला है, देखो अब इस तरह से ऐसा शेप बनेगा। ये जो एंगल होता है 95.7 पिकोमीटर का, ये आपका लेंथ होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। इनके ऊपर लोन पेयर है तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इनके बीच में एक अट्रैक्शनल फोर्स भी लगेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है, और इसी अट्रैक्शनल फोर्सेस का नेम कौन सा बॉन्ड बता देते हैं बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट होता था अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में अटैच्ड हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसको हम लोग बोला करते थे। ठीक है, अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो इनके बीच में ना डाइपोल मोमेंट भी लगेगा। देखिए तो इनका डीएम कितना होगा? डाइपोल मोमेंट जो होता है 1.84 dB का होगा, है ना, ये डाइपोल मोमेंट है। अगर आप इसका बॉन्ड एंगल देखना चाहें तो बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट्स, इसका हम लोग क्या बता सकते हैं? बॉन्ड एंगल बना सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, ये वाटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब वाटर को बनाना एकदम आसान है देखिए, और इसको इजिली हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो 1-2 मेथड को सीख लेते हैं, ऐसे बनाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर। इसका देखिए क्या क्या मेथड है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहला मेथड में क्या करते हैं, H2 को O2 के साथ में रिएक्ट कर देते हैं, इसको एक्सट्रीमली हीट कर देते हैं ना। तो एक्सट्रीमली हीट करेंगे, मैंने अब बताया भी था जस्ट इसके पहले रिएक्शंस में आपको 1273 केल्विन अगर टेम्परेचर देते हैं तो ये मॉलिक्यूल मिलकर के सीधे क्या बना सकता है? वाटर बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप एसिड्स का रिएक्शन अगर बेस के साथ में करा दें, HCl का रिएक्शन अगर NaOH के साथ में करा दें तो ये ओके बच्चों, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर हो गया। मेनली 2 मेथड है, हम लोग इसको एक तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना सकते हैं, दूसरा अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन क्या करें, बेस से कराएं, तो वैसे केस में भी हम लोग वाटर का फॉर्मेशन करा सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वाटर बनाने की कोई हम लोग को नीड पड़ती नहीं है। आपको अर्थ पे सबसे ज्यादा तो 70% जैसा वाटर ही प्रेजेंट है ना, तो वहां से इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्यूरिफाई करके डिस्टिलेशन करके जो मेथड है उससे हम लोग इजिली बना सकते हैं ना। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज था, वाटर जो है टेस्टलेस, कलरलेस, आपको ऑर्डरलेस, हर तरह से ये होता है ना। मेनली देखिए यहाँ पे जो हम लोग को डिस्कस करना है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर आप इसको क्या करेंगे बताइए, मेटल के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो हाइड्रोजन गैस बना लेगा, है ना। तो सबसे पहला मैं इसमें A नंबर लिख देता हूं, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो अगर मेटल के साथ में आपने रिएक्शन इसका करा दिया, देखिए तो देखिए मेटल क्या है, जैसे सोडियम को अगर वाटर के अंदर में डाल दें हम लोग तो सोडियम प्लस होता है H प्लस O माइनस, सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, सोडियम प्लस है और एक नेगेटिव क्या है बताइए, ऑक्सीजन। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड और प्लस आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर सकता है ना, ऐसा हम लोग देखे हुए थे अभी। ठीक है, जो दूसरा है इसमें सीख लेते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर्स, मतलब इनका देखिए एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज ऑफ यहाँ पे
वाटर, ये क्या होने वाला है, एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक कैरेक्टर्स भी होंगे और बेसिक कैरेक्टर्स भी होंगे, दोनों कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या करना है, H2O का रिएक्शन अगर आप HCl से करा देंगे तो देखिए समझिए HCl एक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर में HCl आया करता है ना, तो ये अपना जब H प्लस रिलीज करेगा तो H2O H को लेकर के ये H3O प्लस आयन बना लेगा और बचेगा क्या साइड में बताइए, Cl माइनस बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन को एक और नेम दिया जाता है एक्वस फॉर्म ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन का जो एक्वस फॉर्म है उसी का नेम हाइड्रोनियम आयन है। देखिए सीखे यहाँ पे, अब ये H2O हाइड्रोजन को ले रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। अगर कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा बताइए, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे कैसे काम किया, बेस का काम किया। अब देखिए एसिड के जैसा भी काम करेगा। अगर हम लोग H2O का रिएक्शन किससे करा दें, NH3 के साथ में करा दें तो NH3 एक बेस है, लुईस बेस है ड्यू टू लोन पेयर। तो ये क्या कर सकता है, एक हाइड्रोजन को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बना लेगा आपको NH4 प्लस, फिर इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा बताइए, OH माइनस हो जाएगा, है ना। तो NH4 प्लस को हम लोग अमोनियम आयन बोला करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का अमोनियम आयन है और ये कौन सा आयन हो जाएगा बताइए, इस मॉलिक्यूल का नेम दे देंगे, कौन सा आयन बताइए, हाइड्रोक्सिल आयन दे देंगे। तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे। एम्फोटेरिक बिहेवियर के अंदर में ये हो गया कि आपका वाटर एसिड के जैसा भी काम करेगा और बेस के जैसा भी काम करेगा, ठीक है। मेनली जो हम लोग को इसमें स्टडी करना है, हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। देखिए तो इसको सीख लीजिए, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। मीन्स आप ऐसा समझिए, वाटर दो टाइप के मेनली आपको बेसिकली मिलेंगे। एक होता है आपको इसमें सॉफ्ट वाटर और एक को बोलेंगे हार्ड वाटर। तो ये दो टाइप के मेनली वाटर है, हार्ड वाटर और क्या है बताइए, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या बोलेंगे, जो इजीली हम लोग जिसको ड्रिंक करते हैं ना, जो ड्रिंकेबल वाटर है उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर के अंदर में रख सकते हैं। और हार्ड वाटर, अगर किसी वाटर के अंदर में ना कैल्शियम मैग्नीशियम के अगर डिफरेंट सॉल्ट अगर सोल्यूबल है तो उस वाटर को हम लोग इजीली पी नहीं सकते और वो सारा वाटर किसके अंदर में आ जाएगा बताइए, हार्ड वाटर के अंदर में आ जाएगा। और वाटर के अंदर में जो वाटर के अंदर में जो सॉल्ट होते हैं ना, उसकी वजह से वो पीने लायक नहीं होता है और इस कैरेक्टर का नाम दिया जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। तो मेनली हम लोग को सीखना क्या है ये चैप्टर में, हार्डनेस ऑफ वाटर को अच्छा से पढ़ना है। और यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर में हम लोग हार्डनेस को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस बोलेंगे, और जो दूसरा है इसका नाम देते हैं परमानेंट हार्डनेस, है ना। देखिए तो इसके दो टाइप है, एक टेम्पोररी हार्डनेस और एक क्या है बताइए, परमानेंट हार्डनेस। तो इसमें सबसे पहले टेम्पोररी हार्डनेस को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको कॉपी कर ले। तो इसमें अब हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। और हार्डनेस ऑफ वाटर में सबसे पहला है टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है। तो चलिए इसको साइड हेडिंग बना लेते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है। ये आप पूरा लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टेम्पोररी हार्डनेस। देखिए वैसा हार्डनेस जो खास करके बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होता है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर वाटर के अंदर में सॉल्युबल हो गए ना तो उसकी वजह से होगा आपको टेम्पोररी हार्डनेस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, देखिए आप याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे आपको CaHCO3 अगर ये सब प्रेजेंट है सॉल्ट में डिसॉल्व्ड है ना, तो ये सारा हो जाएगा टेम्पोररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अगर ये सब सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गए है ना तो उसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल कंसेप्ट है, आप उसको ध्यान में रखिए। तो टेम्पोररी हार्डनेस तो आपको पता चली गया कि मेनली किसकी वजह से होगा बताइए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होने वाला है। टेम्पोररी हार्डनेस को ना रिमूव करना बहुत ईजी है, इसको हम लोग आसान तरीका से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनता है मेथड्स ऑफ इसके रिमूवल से बनता है, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझेंगे इसको, टेम्परेचर नहीं पढ़ेंगे, है ना, ये टेम्पोररी है। तो टेम्पोररी हार्डनेस के रिमूवल्स के लिए कौन कौन से मेथड है इसको सीख लीजिए, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहला मेथड है बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर्स,
बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को आप बॉयल करके ना टेम्पोररी हार्डनेस को भगा सकते हैं। कैसे भगा सकते हैं? देखिए, अगर आप वाटर को बॉयल करेंगे तो इसका मतलब उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, इसको हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट CO2 और वाटर बनाने वाला H2O बनाने वाला। देखिए, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इजिली उसको छान के हटा सकते हैं और पानी पीने लायक हो जाएगा। और बहुत सारे जो कार्बोनेट्स है वो CO2 के फॉर्म में आपको बाहर भी निकल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इसको बैलेंस कर लेंगे तो इजिली ऐसा चेंज हो जाता है। देखिए, अगर आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और CO2 प्लस H2O, ये भी जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट है। देखिए, इनसॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, और इसको भी हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। जब ये पानी के अंदर में डिसॉल्व नहीं होगा तो उसको छान के निकाल सकते हैं, फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर टेम्पोररी हार्डनेस है तो ये परफेक्ट मेथड है, इजिली आप क्या करिए, उसको रिमूव कर दीजिए, कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर है, हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारा मेथड्स पढ़ते हैं। जैसे देखिए, एक होता है, देखो वो क्लार्क्स प्रोसेस, ठीक है। तो क्लार्क्स प्रोसेस में क्या करेंगे, इसको समझिए। ये दो ही मेथड इसके अंदर में आएगा। इसके अंदर में जो केमिकल रिएजेंट हम मिलाने वाले हैं ना, देखिए इसके अंदर में केमिकल रिएजेंट डालेंगे स्लैग्ड लाइम। आप स्लैग्ड लाइम को हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस और केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने से भी परमानेंट हार्डनेस इजिली खत्म हो जाती है। तो देख लीजिए, इसके कैसे केमिकल रिएक्शंस बन सकते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका केमिकल रिएक्शन देखिए, है ना, इसमें एक चीज याद रखिए, क्लार्क प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिएजेंट याद रखेंगे तो अच्छा है, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, इनका केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है इसको जान लेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आपने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का ये रिएक्शन कराया, ठीक है। देखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब ये बाइकार्बोनेट है ना तो इसका यहां से होल ट्वाइस बनेगा, इसका भी होल ट्वाइस बनेगा। देखिए, यहां से HCO3, इसका भी होल ट्वाइस बनेगा, इसका होल ट्वाइस, क्योंकि इनकी HCO3 की बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका भी होल ट्वाइस बनेगा, इसका भी होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्योंकि ये मैग्नीशियम कैल्शियम ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं, इन सबकी बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। चलिए, तो इसका मैं होल ट्वाइस लिख देता हूं। इसका अगर रिएक्शन किससे करा दे बताइए, इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैग्ड लाइम से करा दिए तो क्या बनेगा? देखिए, सिंपल है। सबसे पहले तो ये मैग्नीशियम के कार्बोनेट में चेंज करेंगे, फिर चेंज करेंगे ये कैल्शियम के कार्बोनेट में, और फिर क्या होंगे बताइए, आपको H2O बनेगा और जो कार्बोनेट्स बनेंगे ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो ये भी इनसॉल्युबल है, ये भी इनसॉल्युबल है। इसको इजिली फिल्ट्रेट करके क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो क्लार्क प्रोसेस में याद रखेंगे हम लोग ये काम करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद से ये सबसे पहला था आपका टेम्पोररी हार्डनेस। अब इसमें देखिए परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं साइड हेडिंग बना लेता हूं, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, अब ये क्यों होता है ये तो आपको पता ही है। इसके लिए आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट लाइक सॉल्ट होना चाहिए। अगर ये सब पानी के अंदर में सॉल्ट डिसॉल्व है ना, तो इसको हम लोग बॉयल करके, ये आपको क्लार्क प्रोसेस, इन सब प्रोसेस से नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन इसको भी रिमूव करने का मेथड होता है। तो सबसे पहला जो रिमूविंग का मेथड है ना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम, या बाई कर सकते हैं Na2CO3। Na2CO3 क्या है बताइए, वॉशिंग सोडा। अब देखिए, वॉशिंग सोडा को एक ही बार ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं मिला देना है, नहीं तो वाटर पीने के लायक ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा कंसंट्रेशन से इसको हटा सकते हैं। देखिए, अगर वाटर के अंदर में देखो बाबू मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो इसके Na2CO3 से रिएक्शन करा दो, ठीक है। Na2CO3 से कराओगे तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, MgCO3 से रिएक्शन कर जाएगा तो बना लेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, और Na और Cl मिलके 2NaCl आपको बना लिया। देखिए, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया ना। फिर फिल्टर पेपर से उसको क्या करिए, MgCO3 को अलग कर दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए MgSO4 प्रेजेंट है तो इसको Na2CO3 वॉशिंग सोडा के साथ में ट्रीट करिए, ठीक है। तो ये बनेगा आपका
MgCO3 बन जाएगा और फिर आपको बनेगा Na2SO4 बन जाएगा सोडियम सल्फेट। अब ये MgCO3 इनसॉल्युबल है, उसको हटा दीजिए, फिल्ट्रेट कर लीजिए, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे ट्रीट करके हम लोग इजीली बना सकते हैं, तो इस रिएक्शन को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है इसको बोला करते हैं काल्गोन प्रोसेस, इसको दिमाग में रखिए, यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, काल्गन प्रोसेस का मतलब, इसमें देखो अब ये जो काल्गन है ना, ये काल्गन एक तरह का कंपाउंड है। काल्गन जो कंपाउंड है इसका नेम होता है, देखिए, सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट, इसका ये केमिकल नेम है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट, ये इसका नेम है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप ऐसे Na यहाँ पे 6 लिख सकते हैं और फिर PO3 का होल 6। अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो Na 6 हो जाएगा, फिर P 6 हो जाएगा और फिर O आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसका एक आयोनिक फॉर्म भी होता है, तो ये रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट होगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से बनाएगा उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए काल्गन का फॉर्मूला क्या है और उसका नेम याद रखिए, इसका नेम है सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट, है ना। ये आयंस कैसे बनाएगा इसको देखिए, यहाँ पे Na6 है और फिर आपको यहाँ पर PO3 का होल 6 दिया हुआ है, तो आयोनिक फॉर्म में जब ये चेंज करता है ना, मैं इसको नीचे में बना देता हूँ, यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे, तो 2 सोडियम को ये रिलीज करता है, तो ये 2Na प्लस बनाएगा और फिर आपका यहाँ से बचेगा Na4 और PO3 का 6, और देखिए 2 आयंस को रिलीज कर रहा है तो -2 आएगा इसमें, है ना। 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो इसके ऊपर -2 तो आएगा ही, और यही हम लोग का काम का है ना, इसी को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं। तो याद रखेंगे ये जो काल्गोन आयंस है यही आपको रिएक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट होने वाला है और परमानेंट हार्ड डिस्क को ये रिमूव करेगा। ठीक है, तो चलिए करके दिखाते हैं कैसे ये रिमूव करने वाला है। तो सिंपली देखो, जो भी बाबू यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस में मेटल्स होंगे इनकी वैलेंसी तो 2 होती है ना, आयंस 2 होंगे, तो मैं नॉर्मल यहाँ पे ले लेता हूँ एक मेटल प्लस 2 आयन और इसका रिएक्शन इससे करा लेते हैं। देखिए Na4 और PO3 का होल 6, इसके ऊपर -2, इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, इसमें से 2 सोडियम आयन आपको बाहर रिप्लेस होता है, तो 2 सोडियम प्लस और फिर यहाँ पे Na2 बचेगा, M इसके सेंटर में आ जाता है, फिर PO3 का होल 6 -2, ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया। आप इजिली उसको फिल्टर पेपर से क्या करें, बाहर कर लें और आपका वाटर जो है प्यूरिफाई हो जाएगा। तो परमानेंट हार्डनेस का ये सेकेंड मेथड हुआ। देखिए इसमें हम लोग C नंबर मेथड भी देख सकते हैं। एक होता है परम्यूटेट मेथड, परम्यूटेट मेथड से कैसे हम लोग इसको हटा सकते हैं। देखिए तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम परम्यूटेट। एक में यहाँ पे एक सॉल्ट है, देखिए सोडियम परम्यूटेट को हम लोग परम्यूटेट को यूज करेंगे, इसको ना जियोलाइट भी नेम देते हैं। देखिए जियोलाइट भी बोला करते हैं, इसके हेल्प से इसको हटा सकते हैं। देखिए कैसे हटाएंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉपी कर लेंगे आप लोग, मेरे बोलने का वेट नहीं करेंगे, जैसे लास्ट तक लिख लेंगे ना आराम से आप लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे परम्यूटेट मेथड से कैसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, देखिए तो इस मेथड में है क्या बाबू, सबसे पहले आप ये जानिए, ये इसका फॉर्मूला है Na2 फिर यहाँ पे Al2SI2OAT पूरा होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग मान लेते हैं जिट, है ना। देखिए तो आपके पास सोडियम परम्यूटेट का एक शॉर्ट फॉर्मूला मिल जाएगा Na2Z और इसी को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटल प्लस है, मेटल प्लस क्योंकि जो आपका परमानेंट हार्डनेस है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, तो इसमें इसकी वैलेंसी तो 2 ही होगी ना, तो मेटल प्लस 2 को ले लेते हैं और इसका रिएक्शन Na2Z से करा देते हैं। देखिए तो जनरली जब ये प्लस होगा तो ये आपको माइनस होने वाला है ना, तो देखिए यहाँ पे 2 आया है मतलब इसकी वैलेंसी 2 रही होगी, तो ये M से रिएक्शन करके क्या करेंगे, MZ बना लेंगे और बाकी का जो सोडियम है ये बाहर हो जाएगा 2Na प्लस। ये जो बन गया ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया और इसको आप फिल्टर पेपर से इजिली क्या कर रही है, बाहर कर दीजिए, है ना। ये मेथड है। इसके अलावा भी यूरिया रेजिन मेथड है। यूरिया रेजिन मेथड से भी हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को हटा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिए, काल्गन प्रोसेस को ध्यान में रखिए और यहाँ पे वाशिंग सोडा वाला को भी ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब अगला इसके अंदर में पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे निकाला जाता है, देखिए इन ppm। अब यहां से कैलकुलेशन आ गया,
पार्ट्स पर मिलियन में, अब पार्ट्स पर मिलियन याद रखिए, m मिलियन, मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6 होता है, ठीक है। तो आपको 10 लाख में कोई भी सॉल्यूट जितना प्रेजेंट है, उसका अमाउंट प्रेजेंट है, उसी का नाम क्या है बताइए, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के हेल्प से करेंगे तो बहुत अच्छा से आप लोग समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, 5 kg वाटर कंटेंस 1 पॉइंट आपको 11 या ऐसे कर देते हैं 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड एंड 12 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है ना। देन फाइंड आउट ppm ऑफ पार्ट्स पर मिलियन है, ppm ऑफ सॉल्यूट, ppm ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं, या ppm को हटा के फाइंड आउट ऐसे करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, ये थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड रहेगा, हार्डनेस ऑफ H2O इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन के टर्म में निकालेंगे क्या बताइए, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए इसमें आप समझिए करना क्या होता है, इसको आपको इसमें सबसे पहले ये सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन दे रखा है, जब तो इसका आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, कैसे करेंगे, तो जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन ये आपको दे रखा है 5 kg, आप इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 5 × 10 टू द पावर 3 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि ग्राम में हो, मिलीग्राम में भी आपको दिया जा सकता है, तो आप उसको क्या करें, ग्राम के फॉर्म में इजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से आप हार्डनेस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये सीख लीजिए, बहुत आसान मेथड है। अभी आप लोग जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं उसमें मेनली कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है, उस सॉल्ट को हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं बताइए, उस सॉल्ट को हम लोग सीधे शिफ्ट कर रहे हैं कार्बोनेट्स में। तो अगर कार्बोनेट में शिफ्ट कर दे रहे हैं तो यहां पर भी आपको 2 सॉल्ट दिया है, उसको कार्बोनेट के साथ में क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करता हूं, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं, देखो अब ये कैल्शियम क्लोराइड ये चेंज किस में कर रहा है बताइए, ये चेंज किस में करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में, है ना। जब हार्डनेस को मूव करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में ही चेंज करेगा। इसका मास निकालिए, इजिली मास निकाल सकते हैं, कैल्शियम का 40 हो जाएगा, 2 क्लोरीन है तो इसको प्लस करेंगे यहाँ पे 2 × 35.5, तो 40 + 71 हो जाएगा, तो 111 ग्राम पर मोल ये आपको मिल गया, ठीक है। इसका निकालेंगे तो इसका तो 100 हो जाता है, आप इसी मेथड से निकालना है ना, कैसे निकालेंगे बताइए, बता भी देता हूँ। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 × 16 तो ऐड करिए 40 + 12 और ये 48 हो जाएगा, तो पूरा आपको 100 ग्राम पर मोल से कंप्लीट मिलने वाला, ठीक है। देखिए अब इसमें ये समझ करके चलिए, आप यहाँ पे 100 यहाँ पे 11 ग्राम पर मोल लेकर के चल रहे हैं, तो इसके लिए इसको न्यूट्रलाइज होने के लिए आपको 100 ग्राम पर मोल क्या चाहिए बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। अब ये थोड़ा सा टफ भी नहीं भूल सकते, माइंड लगाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। आपको 111 ग्राम पर मोल से 100 ग्राम पर मोल कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको सीन्स कर ले एलिमेंट्री प्रोसेस में, इसलिए 1 ग्राम, ग्राम पर मोल या ग्राम लिखे की बात है, तो 1 पे निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 111 ग्राम CaCO3 बनने वाला है सीधे, ठीक है। तो इसलिए कितना पे बोल रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेयर 11.1 ग्राम है ना, तो 11.1 ग्राम पे निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 111 × 11.1 इसको काट दीजिए, तो काटिए तो कितना आ जाएगा बताइए, ऊपर 0.1 होगा तो 100 × 0.1 डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना ग्राम हो गया, 10 ग्राम हो गया, ठीक है। सेम इसी मेथड से जैसे हमारे पास मैग्नीशियम जो सल्फेट है इसको भी चेंज करिए, कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर करिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो मास है ये आपको 120 ग्राम आता है, 120 ग्राम पर मोल आएगा, आप ग्राम भी लिख सकते हैं, और ये कितना मिलेगा 100 ग्राम सिंस कर लीजिए। इसलिए अगर आप 1 ग्राम पे निकालेंगे, ये मैंने मास रखा है ऐसे, मास के मोलर मास रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 120, इसलिए आप 12 ग्राम के लिए निकाल लीजिए, तो क्या होगा बताइए, बोलिए। यहाँ पे आपको 100 डिवाइडेड बाई ये बनेगा और फिर आप 12 रख दीजिए, तो ये भी कट के कितना आएगा, काट दीजिए इसको 10 और 10 10 जा 100, ये भी 10 ग्राम आएगा, ठीक है। तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट बनने वाला है वो कितना हो गया बताइए, तो रख लेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, दोनों से आपको 10 10 मिल रहा है ना, तो टोटल मास ऑफ जो सॉल्यूट है ये बन गया 10 + 10 मींस ये बन गया आपका 20 ग्राम बन गया इसलिए, ठीक है।
उसके बाद से जो सॉल्यूशन का मास है वो तो देख ही रखा है, तो इसलिए ppm लगा दीजिए। तो ppm ऑफ, अगर ppm ऑफ ppm नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, हार्डनेस ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, तो हार्डनेस ऑफ वाटर है ना इन द टर्म ऑफ ppm। तो अगर ये आपको निकालना है तो फॉर्मूला ppm ही लगाएंगे, ऊपर में पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट को रख देंगे, ठीक है ना, और नीचे में टोटल पार्ट्स को रख देंगे, टोटल पार्ट्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे बताइए, 10 टू द पावर 6 से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 20 है ना, और टोटल पार्ट्स जो है देख लीजिए, ये 5 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे 3 है, और ये 10 टू दी पावर 6 से काट कूट के आंसर इसका इजीली निकाल सकते हैं ना, आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बताइए इसमें क्या करिए, एकदम तो इजी, देखो ये कट जाएगा 5 से तो 4 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 6 इसको ऊपर ले आओ, 10 टू दी पावर -3, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 पार्ट्स पर मिलियन, है ना, एकदम इजी वे से हमने इसको बता दिया। तो ये हम लोग का वाटर पूरा का पूरा खत्म, सारा सेफ हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल A to Z देख लिए ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरह से होता है इसको देख लीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना देखिए एक तरह का हम लोग मान के चल सकते हैं कि एक लिक्विड ही है, पॉल्यूशन कंट्रोलर में भी हम लोग उसका यूज करते हैं। ब्लू कलर का ना एक लिक्विड होता है, ठीक है, और इसको बनाते हैं पेरोक्साइड से ही बनाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शंस हो जाते हैं, और हम लोग इससे इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हम लोग का दूसरा जो कंपाउंड है, सेकेंड नंबर, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहला कंपाउंड हम लोग का वाटर था, तो देखिए ये लास्ट होगा क्योंकि ड्यूटेरियम्स तो एकदम आसान है ना। तो ये पढ़ने के बाद चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा, बाकी फिर क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर आप क्या करें बाबू, देखो इसका अगर आपने फॉर्मूला यूज किया तो ये फॉर्मूला बनेगा H2O2, ठीक है। और इसका देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर से इसके ओपन लैपटॉप बोला करते, ओपन बुक या ओपन लैपटॉप जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कैसे स्ट्रक्चर होगा देखिए, यहां पर देखो बाबू ये H थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, ये H है, फिर यहां से ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर नीचे में H। ये जो बॉन्डिंग दिखाई दे रहे हैं ना, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड हम लोग बोला करते हैं। और देखिए ये ओपन लैपटॉप कैसे होगा, इसको बनाने के लिए ना मैं थोड़ा सा इसको, ये लाइन को और आगे कर लेता हूं, इस लाइन को भी और आगे कर लेता हूं, देखिए, और इसको आप ऊपर में बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी ऊपर में बढ़ा लीजिए, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, और इसको क्रॉस लेके चले जाएंगे। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे है ना, इस पॉइंट से फिर इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा के इसको मिला सकते हैं, ठीक ना, ऐसा आपको ये होता है ना। देखिए इसमें क्या है ये जो होगा 145.5 पिकोमीटर के आसपास में जाता है, और इसका बॉन्डिंग ना एप्रोक्स हाइड्रोजन वाला ही है, 95.7 पिकोमीटर के आसपास ये रहता है। ये जो बॉन्ड एंगल होगा ना, ये आपको ज्यादा होता है 111.5 पे इतना डिग्री और इतना मिनट के आसपास रखते हैं। इसको हम लोग 94 के पास है ना, 94 या 96 के आसपास, 96 डिग्री और यहाँ पे 5 मिनट के आसपास इसको रख के हम लोग चलते हैं। ये दो स्टेट में फाउंड होता है, देखिए एक ये गैसियस स्टेट में फाउंड अप होगा और एक ये सॉलिड स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो ये गैसियस स्टेट का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। जब सॉलिड में जाएंगे ना तो थोड़ा सा इसमें डिक्रीजमेंट होता है इसके शेप में, ये थोड़ा सा घटेगा, है ना, तो आप उसको देख सकते हैं बुक से, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मेनली क्या है देखिए, ओ और ओ जो बॉन्ड है ना, इसका नेम हम लोग बताते हैं, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। एकदम इजी सा इस बॉन्ड का नाम क्या बताएंगे, बताइए, पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएंगे। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं बताइए, एलिफेंट टूथपेस्ट बनाने में भी हम लोग इसका यूज करेंगे, या नॉर्मल जो टूथपेस्ट है उसको बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो टूथपेस्ट में ये होता है, जो सॉफ्टनेस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं वहां पे। तो अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो अब हम लोग का है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2, इसको कैसे लैब में प्रिपेयर किया जाएगा देखिए, इसको सीखिए, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं, मान लीजिए पहला मेथड ही है, इसको सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन करा दिए H2SO4 के साथ में, और ये आइस कोल्ड होना चाहिए, एकदम ठंडा, और परसेंटेज होना चाहिए 30% प्योर, है ना, बाकी सब पानी होना चाहिए। तो देखिए आयन एक्सचेंज, ये सोडियम रिएक्शन करेगा SO4 के साथ में और ये बनाएगा सोडियम सल्फेट,
और H2O2 मिलकर के H2 और O2 साथ आके बना लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। अगर इसका रिएक्शन हम क्या करें बी नंबर में, देखिए सपोज करिए अगर बेरियम पेरोक्साइड से करा दिए, इनटू में 8H2 लिखा हुआ है, और इसका रिएक्शन अगर हमने H2O के साथ में करा दिया ना, सॉरी H2SO4 के साथ में, और ये आइस कूल्ड होना चाहिए, एकदम ठंडा होना चाहिए, 30% होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए बेरियम चला जाएगा किसके पास बताइए, सल्फेट के पास। तो बेरियम और सल्फेट मिलके बना लेंगे, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन और O2 मिलकर के बना लेंगे H2O2। बाकी रिमेनिंग का जो आपका वाटर बचा है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड है हम लोग को, ठीक है। इसके बाद से सी नंबर हम लोग बना सकते हैं, जैसे ये हमारे पास होता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, इसके हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं। एंथ्राक्विनोन को ऑक्सीडेशन कराकर ना, इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा और एक आपका H2O2 और एक आपको मिलने वाला होता है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, है ना। तो ये सब मेथड है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं बताइए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना सकते हैं। अब होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किस टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसको जान लीजिए। देखिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, सिंपल समझिए एक ब्लू कलर का लिक्विड है ना, और इसकी डेंसिटी भी आपको नॉर्मल आइस के रिस्पेक्ट में आइस से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि आइस का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको भी इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 1-2 पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। और एक तरह का ये भी सॉल्वेंट होता है, इसको पॉल्यूशन कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं। मेनली जो स्टडी करना है, इसमें सीखना है आपको, ये है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल वाला तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप उसको आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देख लेते हैं कि डिकम्पोज कैसे होगा, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए डिसोसिएशन रिएक्शन जब इसका कराएंगे नए में, जैसे मान लीजिए H2O2 है तो ये ब्रेक होता है। देखिए अगर हम लोग इसको टॉपिक बना के लिख ले तो डिसोसिएशन रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, नॉर्मल भी ऐसे कर लीजिए। H2O2 को जब हम लोग हीट करेंगे ना तो ये ब्रेक होगा इधर में H2 और प्लस एक एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव का मतलब नेसेंट, है ना। ये एक्टिव ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस वजह से इसका हम लोग, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हीट करना, आपको एनटीपी पे ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। इस वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन भी शो करता है। कैसे ब्लीचिंग एक्शन, क्योंकि जो ये एक्टिव ऑक्सीजन को यहां से रिलीज किया ना, अगर आपने इसका रिएक्शन किससे करा दिया बताइए, किसी भी कलर से करा दिया, तो किसी भी कलर से जब रिएक्शन कराएंगे तो इस कलर को ये कलरलेस कर सकता है, इसलिए उसको कलरलेस बना देगा, ठीक है, एकदम नॉर्मल सा। अब ये जब ऑक्सीजन को ये एक्टिव ऑक्सीजन देता है ना, इस वजह से हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को भी शो करता है, ठीक है। तो बी नंबर देख लीजिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। देखिए तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर्स के अंदर में ना, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर्स में क्या क्या बनेगा इसको जान लीजिए, ठीक है। मतलब अगर आपने क्या किया, देखो बाबू एल्डिहाइड्स को लेके चला, HCHO है, ये एल्डिहाइड्स है। अगर आपने इसका H2O2 के साथ में रिएक्शन करा दिया ना तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी क्या करेगा, ये काम करेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। और भी इसके अंदर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है ना, हम लोग जैसे पी ब्लॉक भी जब स्टडी करेंगे तो बहुत सारे रिएक्शंस को देखेंगे। मेनली जो इसमें रिएक्शन प्रोसीड होती है वो ये O की वजह से होती है। ये बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन को भी शो करता है, तो हम लोग रेडॉक्स के अंदर में भी इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स को भी देखे थे ना, ठीक है। मेनली इसका यूजेज है पॉल्यूशन कंट्रोलर के रूप में, और पॉल्यूशन कंट्रोलर है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को जब ये रिलीज कर रहा है तो ब्लीचिंग में भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा से इसको कॉपी कर ले। आगे देखिए इसके बाद अगला जो हम लोग का मेथड, अगला जो टॉपिक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। देखिए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है, जैसा कैरेक्टर वाटर का होता है सेम कैरेक्टर्स किसके होंगे बताइए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स के भी होंगे। ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स का कुछ अलग सा कैरेक्टर नहीं है, एकदम आसान सा उसका भी कैरेक्टर है, बस रिएक्शन का डिफरेंस होता है। देखिए तो अगर मैं ये बना दूं आपको, ये जो 3 नंबर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स, तो जान लीजिए ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं, सीख लीजिए इसको। देखो बाबू इसका जो MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बनाए तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है D2O, है ना। अब ये वाटर के जैसे ही है, बस इसमें होता यही है आपको कि जैसे वाटर बनेगा तो इसमें प्रोटियम रिएक्शन करेगा और आपको वाटर बनाएगा, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है ना।
लेकिन जब ड्यूटेरियम को लेके चलेंगे तो ये 1 और 2 होगा, इसको O2 से रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे केस में आपको D2O का फॉर्मेशन होता है। बाकी सब केमिकल रिएक्शन इसी के जैसी है, बस रेट ऑफ रिएक्शन का इसमें डिफर है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिए। एक मैं आपको यहाँ पर आइस वर्सेस वाटर, इसको मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ, वाटर वर्सेस आइस, इसको जान लीजिए ये क्या होता है। देखिए जो वाटर है ये तो सिंपल है हमारे पास, अभी हमने इसको डिस्कस कराया था कि वाटर का शेप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रैक्शनल फोर्सेस जब लगेंगे तो ये बॉन्डिंग कहलाएगा। कौन सा बॉन्ड बताइए? ये मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा, डॉट डॉट वाला। और इसका एंगल भी हम लोगों ने सीखा था 104 डिग्री 5 मिनट, या कंप्लीट उसको 105 डिग्री भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आइस कैसे होगा इसको समझ लीजिए। जब आइस का फॉर्मेशन होता है ना, देखो बाबू, तो ऐसा इसका शेप हम लोग बनाते हैं। देखिए आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, O और H है ना, इतना रहने देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये वाला क्या होगा, एक और ऑक्सीजन को कनेक्ट करेगा, एक और H को कनेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे H, फिर O होगा, फिर H होगा, फिर O होगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, डॉट डॉट करके हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको, और भी आगे सब जुड़ेगा, ठीक है। अगला स्टेप में जब आप बनाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसको और हम लोग आगे क्या कर, यहाँ पे ऐसे करते, देखिए इस तरह से बनाते हैं। रुक जाइए, इस ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, ये O और H हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो इसको रुक जाइए, इसको हटाकर और एक अच्छा से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये O मॉलिक्यूल होगा, फिर इससे H जुड़ा होगा, है ना, और फिर इससे क्या होगा बताइए, एक O अटैच्ड होगा, फिर एक H होगा, फिर इससे एक O और फिर इससे एक H जुड़ेगा। नीचे में देखिए इसके साथ में एक H की बॉन्डिंग होती है ना, और जब ये H की बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे O तो आएगा ही, फिर यहाँ पे H आएगा, फिर यहाँ पे O आएगा, फिर यहाँ पे H आएगा, फिर O, तो इसकी बॉन्डिंग इससे हो जाएगी, फिर इसकी बॉन्डिंग इससे हो जाएगी, इसकी बॉन्डिंग फिर इससे हो जाएगी, इसकी बॉन्डिंग इससे, इसकी बॉन्डिंग इससे। फिर नेक्स्ट में भी आपको कुछ वैसे ही होने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे H, तो इसकी बॉन्डिंग इस तरह से होने वाली है ना। ये आइस के कुछ स्ट्रक्चर्स है ना। इसमें मेनली हमको ये समझाना था ना आपको कि जब भी वाटर से आइस का फॉर्मेशन होता है तो इसमें कुछ आपको वैकेंट प्लेसेस बन जाते हैं, कुछ इसमें वैकेंट स्पेस या वैकेंट प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से अगर आपने वाटर वर्सेस आइस अगर आप देख रहे हैं तो वाटर की जो डेंसिटी है ये क्या है बताइए, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि आइस की डेंसिटी क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। इसी वजह से तो ये क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लो करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखेंगे। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि आइस इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें आयंस का फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब वैकेंट प्लेसेस बीच में मिल गए तो आयंस फ्रीली मूव ही नहीं कर सकता, है ना। तो ये हम लोग का चैप्टर था आज का, हाइड्रोजन। बढ़िया से इसको लिख लीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई तकलीफ रहे तो डायरेक्ट आप हमसे पूछिए, और बुकलेट का जो क्वेश्चन है आप उसको बनाइए। और ये चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप लोग मैंने जितना आज पढ़ाया उसको पढ़ लेते हैं, तो इतना से आराम से हो जाने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। आपको एस ब्लॉक एलिमेंट को शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।